तो फिर यूसीसी लागू भी हो जाए तो क्या तो दिक्कत कौन होनी फर्क चाहिए? पड़ रहा है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो हमारे पर्सनल लॉ है उन्हें मानेंगे, आप कुछ भी लागू करते रहो, करना तो उसी से ही, आप करते रहो लागू जो आपको करना है। क्या ये ह्यूमन राइट का ही मुद्दा नहीं होना चाहिए? इसे मुसलमानों पे कुठाराघात या हमले के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? हमने कहा यूसीसी का बाप ले आइए, हम तो नहीं मानते, हमें कुछ करना ही नहीं। जब हमने कोई कानून तोड़ा नहीं तो हम पर क्या फर्क पड़ेगा? आप यूसीसी का कुछ भी ले आइए। आप हमारा देश नहीं है, हमारे आबा अजदाद ने खून दिया था इस देश के लिए, क्या हम देश के अंदर गद्दार कहलाने के लिए हमसे वफादारी की सर्टिफिकेट मांगेंगे? फिर मोदी जी की ईमानदारी? मोदी जी का क्या, मोदी जी तो बड़े आदमी है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। योगी जी का कोई काम पसंद है? बुलडोजर उनका एक्शन जो रहा है। योगी ईमानदार आदमी है, 100% ईमानदार आदमी है। मैं तारीफ कर रहा हूँ एक आदमी सबसे ज्यादा उनकी इस बारे में। आप कांग्रेस में रह के योगी जी की तारीफ कर रहे ये हैं? तारीफ अगर किसी आदमी के अंदर कोई दिखाई दे रही है तो उसे अब तारीफ ना कहूँ तो क्या कहूँ, झूठ बोलूँ? कि आप बसपा में थे और राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी, यही एक वजह थी? आपसे क्यों नाराज हुई, क्यों निकाला ये तो ही मुझे भी ना? नहीं पता। नहीं, निकाला ही था एक्चुअल ना। में ये तो मुझे भी नहीं पता चला कि बहन जी मुझसे नाराज क्यों हुई। माँ बहन जी के यहाँ किसी से पूछने की हैसियत नहीं है, ना कोई इस हैसियत में है कि वो बता देगा मुझे। बहन जी के यहाँ सिस्टम बिल्कुल एकदम सेंट्रलाइज है। बहन जी नंबर 1 बहन जी है और नंबर 99 बहन जी। अखिलेश जी अगर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ना बने होते तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश जी होते। बहुत खराब एक्सपीरियंस समाजवादी पार्टी के अंदर रहा। कौन सा? जितना मेरी जिंदगी का अच्छा तजर्बा मुलायम सिंह जी के साथ था, उतना ही पार्ट 2 मेरा बहुत खराब समाजवादी पार्टी। आपने कहा था कि मेरे से पैर पकड़वा दिए, हाँ। मेरा कुत्ता बना दिया है। हाँ, पहली बार जिंदगी में टिकट भी नहीं दिया। हम हमारी हैसियत है, अरे हम अब इंडिपेंडेंट जीत करके समाजवादी पार्टी में गए थे। मैं कोई समाजवादी पार्टी के एहसान में थोड़ी ना हूँ। बोटी से रोटी तक वाला वो जो ट्रांजिशन है, मैं तो वो समझना चाह रही हूँ। कहते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी स्टिल पब्लिसिटी। तो वो जो बयान था आपका, उसने पहचान तो दिलाई। शाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। एक बड़ा फेमस डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो बार बार हार कर, कई बार हार कर भी जीतने वाले को इमरान मसूद कहते हैं। जी हां, हमारे साथ आज टेक ऑफ करने वाले हैं सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। कई पार्टियों का बोर्डिंग पास उन्हें मिल चुका है और आज हम टेक ऑफ विद एसकेटी का बोर्डिंग पास उन्हें देने जा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। इंटरव्यू करने के पहले जैसे हम जो गेस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेके आपकी बहुत अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तो कोई लाइफ छुपी भी नहीं है। तो सीधे सादी सी जिंदगी है अपनी, बच्चे हैं, बीवी है, और अब क्या उसके अलावा क्या होना है। हाँ। सीधी सादी जिंदगी है। बस लोगों के बीच में रहता हूँ 24 घंटे, काम करता हूँ, जुनून के साथ रहता हूँ मैं। अभी भी 12, 13, 14 घंटे तो नॉर्मल डेज के अंदर मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, कम से कम 14 घंटे। आजकल ज्यादा हो रहा है, आजकल तो मुझे 3-4 घंटे ही सोने को मिल रहा है, सो ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं आपके बचपन की बात करूं, स्कूलिंग की बात करूं, फिर आगे आपकी कॉलेज लाइफ की बात करूं, वो कैसी थी? कहाँ से आपने पढ़ाई की है? देखिए, मैंने पहले तो मैं गंगो में पढ़ता था, तो गंगो से ही स्कूलिंग हुई। उसके बाद फिर मैं लखनऊ चला गया क्रिश्चियन कॉलेज में। मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और फिर वहाँ से चूँकि मेरे फादर की डेथ हो गई तो मुझे छोड़ करके आना पड़ा। और फिर बहुत कम उम्र में मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 21 साल की उम्र में फादर की डेथ हो गई थी, तो सभी कुछ संभाल लिया था। तो हमने तो जिंदगी में जवानी तो देखी नहीं, सीधे बस जिम्मेदारियों के साथ ही देखा अपने आप को। शादी किस उम्र में हुई? शादी भी हो गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी शादी। कम उम्र में शादी हुई थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। फादर के बाद मेरी मदर ने फौरन शादी करा दी थी। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा, मैं तो पूछने वाली थी, फिर आप कॉलेज में थे तो फिर आपकी लव लाइफ कैसी थी? मैंने जिंदगी में हाँ। जिम्मेदारियां देखी हैं, तो जवानी तो देखी नहीं। हाँ। जब लोग जवानी में वो घूमते हैं ना मोटरसाइकिलों के ऊपर, ये करते हैं सब, वो उस दौर में हम जिम्मेदारी उठा रहे थे। हाँ। तो हमने तो सब कुछ देखा ही नहीं, कुछ भी लाइफ में। कभी कोई लड़की तो पसंद आई होगी?
मेरी बीवी थी। अच्छा, सीधे शादी के बाद ही प्रेम हुआ? हाँ, हाँ। ठीक है, वो तो क्या सब पूरा बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, बच्चों की भी शादी होगी, बच्चों के भी बच्चे हो गए अब। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है कि आप वेजिटेरियन हैं? जी आप शुद्ध शाकाहारी हैं? हाँ, मैं शाकाहारी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता नॉनवेज। अच्छा, क्यों, क्या वजह क्या है शुरू इसकी? से नहीं अच्छा लगता, आज से नहीं, शुरू से ही अच्छा नहीं लगता। दूसरा मेरा खाना पीना थोड़ा सा बड़ा, मैं तला हुआ नहीं खाता, कोई मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, बिल्कुल एकदम सादा खाना खाना पसंद करता हूँ, सादा ही। मुझे अब तो लोगों को पता चल गया, इसलिए मुझे कोई शादियों में कहता भी नहीं कि आप खा लो खाना, मैं शादियों का खाना नहीं खाता। मुझे अगर किसी को खिलाना है खाना, मैं कहता हूँ घर का खाना बनाओ, घर पे बुला, घर पे खाऊंगा मैं खाना। ऐसी इमेज लोगों के मन में होती है ना कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो नॉन वेजिटेरियन जरूर होगा। ये इसलिए सवाल मैंने पूछा। नहीं, मैं भी हूँ, हमारा साथी है शाहनवाज MLC है सहारनपुर से, हाँ। वो भी वेजिटेरियन है। अच्छा। तो हमें तो अंडा भी नहीं अच्छा, हालांकि अंडा कभी कभी ऐसा नहीं है कि अंडा नहीं करता, लेकिन मुझे तो अंडा भी नहीं अच्छा लगता, खाना कम ही खाना होता है। अच्छा, ये तो शाकाहारी वाली बात हुई। आप राम की बातें भी करते हैं रैलियों में, और रामायण के एक आध दोहे भी मैंने तो आपको पढ़ते हुए सुना है, नहीं रघुकुल देखिए, रीत सदा चली आई। नहीं मैं, हाँ तो ये तो है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो कहावत है। मुझे वहाँ के सहारनपुर के जो हमारे ठाकुर हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ वादा किया था यही खा करके, और उसे पूरा कर कर दिखाया, मैं जीत भी गया। हाँ। जी, तो मैंने ये बात कही थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लेकर के हमने मेरा मान मेरा संविधान करके रैली निकाली, मुझे दलितों ने खूब वोट दिया, मैं जीत गया। ये तो मुझे सभी लोगों ने वोट दे दिया, मैं जीत गया। और तो रामायण की कोई और भी छंद दोहा कुछ याद है आपको? नहीं देखिए, रामायण के छंद और दोहा याद होने की बात नहीं है। देखिए, धर्म जो है वो व्यक्ति का बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत मामला होता है। मैंने हमेशा कहा है कि सबको अपने धर्म का पाबंद होना चाहिए, और अगर आप अपने धर्म के पाबंद हो गए तो फिर आपके अंदर से नफरत निकल जाएगी। अगर आपने धर्म को समझा ही नहीं है तो नफरत कर रहे हो आप। जिस धर्म के अंदर चींटी मारना पाप है, आप वहाँ इंसान की हत्या की बात कर रही हो, बटे हुए तो कटेंगे, क्या है ये? अगर आप धर्म को समझिए ना, धर्म को पढ़िए ना, धर्म क्या है? धर्म में तो बटने और कटने का रास्ता ही नहीं है। धर्म तो प्रेम का दूसरा नाम है, जीवन के जीने की शैली है धर्म, और क्या है? तो ये आपका व्यक्तिगत है, मैं आप पूजा करो, मैं सजदा करूं, ये हमारा है। अब व्यक्तिगत वो है ना, अगर हम लोग पक्की तरह से करेंगे तो नफरत नहीं होगी, हमारे मन में नफरत हो ही नहीं सकती फिर। तो ये बटोगे तो कटोगे गलत है? निश्चित रूप से गलत है। देखिए, आप क्या बटोगे और कटोगे की बातें करते हैं, काटने का मतलब क्या होता है? क्यों आप काटने वाटने की बातें करते हो भाई? मत करो। वो तो आपसे डरा के ये बात बोल रहे हैं ना कि भैया तुम अगर बंटोगे। हमसे डरा करके, हमसे भी, हमारे अंदर ऐसी कौन सी खौफनाक बात है कि हमसे डराया जाए? हम तो बहुत, हमसे डराने की और आपको डरने की दोनों ही जरूरतें नहीं है, ना तो डराने की जरूरत है ना डरने की जरूरत है। हाँ। हम सब भाई जो हैं, हम सब हम वतनी है, हमारे देश, हम यहीं के पैदा हुए, यहीं मरना, यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं की मिट्टी में खाक हो जाना है, तो हम अलग कहाँ हैं? 2014 वाले मसूद साहब को अगर किसी ने सुना होगा, और आज वाले इमरान मसूद को अगर कोई सुन रहा होगा, तो ये बड़ा लंबा जो गैप है, वो ट्रांजिशन एक ऐसा क्विक वाला ये नहीं दिखाई देता है? क्विक वाला ट्रांजिशन नहीं, मैं वो भी जो था वो पूरा उसको, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो उस परिप्रेक्ष्य में था ही नहीं जिस परिप्रेक्ष्य में उसे यूज किया गया। वो तो पूरी तरह से यूज की हुई चीज है। हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज बहुत हार्ड है, मैं भी बोलता हूँ, मैं भी गाली वाली भी दे देता हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। मेरे बहुत सारे कई बार वीडियो वायरल हो जाते हैं गाली देता, अरे मैं देता हूँ अपने लोगों को गाली, तो दे दी, अब क्या कहोगे आप? मेरे यहाँ की बोलचाल भाषा ऐसी है। अब मैं दिल्ली रह रहा हूँ, कुछ बदल रहा हूँ, बदल जाऊँ शायद। हाँ, तो हम तो देहात के आदमी है, तो देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ, तो लेकिन वो जो बयान था आपका, वो बयान अच्छा, नहीं था। देखिए, बयान, हाँ, बयान वो है जो मैंने स्टेज से दूं, या जो मैं पब्लिक में कहूँ। अंदर बैठ करके, बंद कमरे में बैठ करके, चार लोगों के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो बयान नहीं होता है। मैं, हालांकि वो जो आपके बयान है, उसके अलावा मैंने 2-3 और ऐसे बयान निकाले हैं जिनके लिए मीडिया कहता है ना कि भड़काऊ बयान और बांट दिए। मैं अभी उसके ऊपर आगे आती हूँ, वो एक एक करके हम बयान के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मुझे वो राज बताइए कि आप एक चुनाव हारे, फिर दूसरा हारे, फिर तीसरा हारे, फिर चौथा हारे, एक बार विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा। हरिवंश राय बच्चन ने 2 लाइन कही थी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो उसे जीवन के अंदर उतार के रखना चाहिए कि आप जब तक निरंतरता के साथ आपको कार्य में लगा रहना चाहिए।
मुझे कभी निराशा नहीं होती, मैं कभी निराश नहीं होता हूँ। जब आपके अंदर निराशा नहीं का भाव ही नहीं है तो फिर हार और जीत के मायने कुछ नहीं होते। सहारनपुर में लोग कहते हैं कि भाई जीते हारे कोई काम तो इमरान करेगा, ये एक परसेप्शन है। क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ, मेरी उपलब्धता बहुत सहज है। मुझे कोई सड़क पर चलते हुए रिक्शा वाला रोक लेता है 1 मिनट के अंदर, लड़ भी लेता है। अभी परसों तरसों में घर 10-12 दिन के बाद गया, एक वो आधा पागल है लड़का, वो आ गया, उसने मुझे इतनी गालियां दी। अबे मैंने कहा भाई क्यों गाली दे रहा है? वो पागल था, उसके बाप भी आकर के मेरे साथ जोड़ने लगा। मैंने कुछ नहीं, तो मैं तो स्कूटी लेकर ही जाऊंगा तुम्हारे पास से। मैंने कहा स्कूटी तेरे चला जाता नहीं, 150 किलो उसका वजन हो रहा है, बहुत बीमार बच्चा है। गाली दे रहा था, फिर गाली देने लगा जब मैंने दी कि स्कूटी से तू नहीं चला सकता, किस तरह चलाएगा। फिर वीडियो लाया, वो दिखाई मुझे। बहुत गरीब घर का बच्चा है बेचारा, माजूर है, बहुत गालियां दी उसने मुझे। और वो उसकी सबसे बड़ी बात ये, मैंने उससे कहा, उसके बाप मैंने तूने मुझे गाली दी थी? क्या दी थी? वोट नहीं दिए थे तुझे जो गाली नहीं दूंगा मैं। वोट भी तो दिए थे। तो ऐसे जो है यही इमरान है। लोगों के साथ जो मेरा बर्ताव है, जो लोगों का मेरे साथ है, वही इमरान है। और क्या है? मतलब जनता अगर वोट दे तो गाली देने का भी उसे हक है? नहीं, वो तो गाली तो एक वो बच्चा है, छोटा पागल है वो। अच्छा। मतलब पागल बच्चा है, वाकई पागल है वो। मतलब वैसे पागल नहीं, वो वाकई पागल है। लेकिन उसके अंदर ये थे पागलपन में वो झूठ नहीं बोलता। मैंने दी तो दी। वो मेरे मुंह भी दे रहा था, कोई पीछे थोड़ी दे रहा था गाली, वो मेरे मुंह भी दे रहा था। मैं हंस रहा था और क्या करता। मैंने उसे बैठा के उसे फिर पैसे दिए। मैंने अच्छा जा कुछ सामान ले ले, खाना खा, आराम से चला गया। तो उसका बाप भी कहने भाई जी से, मैंने कहा स्कूटी की जिद कर रहा था, बताओ स्कूटी पे ये चलेगा, कहीं गिर जाएगा, चोट लग जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। एक और अगर ज्वलंत मुद्दे की मैं बात करूं जो इस समय देश में बहुत छाया हुआ भी है, जिसपे आपकी राय लेना भी बहुत जरूरी है, यूसीसी का। आपके शहर से लगता हुआ उत्तराखंड और वहां पर ये लागू हो गया है, तो सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी इसके ऊपर। मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो बातें करते हैं ये इनके दिमाग के अंदर आती कहाँ से है? जिस संस्कृति के ध्वजवाहक ये बन रहे हैं, क्या उस संस्कृति में बिना फेरों के शादी हो जाएगी? आप बताओ मुझे, क्या सनातन संस्कृति में शादी हो जाएगी? समान आचार संहिता और क्या है? हमारे यहाँ तो बिना निकाह के शादी होने की। हक सबके बराबर होंगे। शादी तो मुस्लिम के यहाँ निकाह ही होगी, हमारे यहाँ 7 फेरे पड़े जाएंगे, क्रिश्चियन की शादी। और हक क्या होता है? सबके समान होंगे, चाहे वो पैतृक संपत्ति में हक हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, लड़कियों के। देखिए सबसे पहले तो 3 तलाक का जो शोर मचाते हैं। अभी मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि साहब आप यूसीसी लागू हो गया अब तो वो आपको 4 निकाह भी नहीं होने का। मैंने कहा भाई 4 निकाह पे पाबंदी लग गई, मुझे एक बात बताओ कितनों के 4 हैं? मेरे तो एक दोस्त के 2 बीवी हैं। उसने मुझे कहा था कि भाई जिंदगी में अगर दोजख देखनी है, यानी नर्क देखना है, तो दूसरा निकाह कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने जीवन में देख के जाओगे नर्क। तो ये कौन कर रहा है? ये सब बेकार की बात है, कितने लोगों की है। और जिसको ये काम करना है वो वैसे भी करेगा, वो करता रहेंगे, वरना नहीं तो जब वैसे ही कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं इस चीज की। जब आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर यूसीसी लागू भी हो जाए तो क्या दिक्कत? तो कौन फर्क पड़ रहा है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने कहा कुछ फर्क पड़ रहा है हमें? हम तो क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो जो हमारे पर्सनल लॉ है उन्हें मानेंगे। आप कुछ भी लागू करते रहो, हमें करना तो उसी से ही, आप करते रहो लागू जो आपको करना है, हमारा तो निकाह ही होगा। नहीं पर यूसीसी लागू होगा तो मानना तो पड़ेगा, देश तो संविधान से चलेगा। तो आप हमें जब कुछ करना ही नहीं उसके अंदर, आपके जो वो कह रहे हैं वो तो हम ऑलरेडी करे हुए हैं, तो आप लागू करना है, जिसे करना करते रहो लागू, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है बताइए? ये तो अभी जो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 26 में जो हमें राइट दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के, धार्मिक इसके, इन सब के ऊपर ये सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। देखिए क्या है कि ये लोग चाहते थे कि संविधान बदला जाए, इन्होंने 400 का नारा दिया, राहुल जी ने और हम खड़ा होकर के कहा कि ये देश का संविधान बदलने जा रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान होगा। पूरे देश में हमने एक माहौल बनाया और ये 400 से घट करके 240 पर आ गए, तो इनका सपना चकनाचूर हो गया। अब ये सीधे हमला नहीं कर रहे हैं, घुमा करके अभी संविधान के एक पार्ट के ऊपर मुसलमान को टारगेट कर करके हमला किया। संविधान में क्लियर कट धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, पर्सनल लॉज को मानने की आजादी दी गई, तो आप सीधे सीधे संविधान को चैलेंज कर रहे हो भाई। अभी वक्फ बोर्ड के कानून ला रहे हैं, वो सीधे सीधे हमारे कहते हैं कि साहब मैं एक बात पूछिए, हमने कहा, मैंने बयान दिया कि हम राम जी के वंशज हैं, हमने कहा
क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक के बिना मैं नहीं बात कहता हूँ। आपके यहाँ वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, क्या है नहीं क्या? बिल्कुल ये है। जब एक परिवार विश्व है और विश्व के अंदर कौन है? मानव, मानव एक समान, मानव मानव एक समान, यही तो बात है ना। तो फिर हम मानव नहीं है क्या? हम कैसे वंशज नहीं हुए आपके? हम भी तो मानव हैं। तो वो यही तो कह रहे हैं कि सारे मानव एक समान हैं, जो तो- असमानता रह तो गई मैं है, अब वही- हम उसको बराबर करने का तो काम मैं कर ये रहे कह रहा हूं कि हम भी तो मानव हैं। जब आप कह रहे हो कि हम भी तो मानव हैं, आपने हिंदू एंडोर्मेंट बोर्ड के अंदर और तमाम दूसरे उस बोर्ड के अंदर ये पाबंदी लगी हुई है कानून कि उसके अंदर, चूंकि वो मैं उन चीजों को नहीं जान सकता आपके धर्म के बारे में, या जो मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूं, तो आपने पाबंदी लगी हुई है कि आप उसमें कोई दूसरा नॉन हिंदू नहीं होगा, दूसरा नॉन सिख नहीं होगा, दूसरा नॉन जैनी नहीं होगा। लेकिन मुसलमान का जो बोर्ड होगा उसके अंदर आपने मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया कि 2 हिंदू नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे। क्यों? आप क्यों हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर दखलंदाजी कर रहे हो? जब आप समानता की बात कर रहे हो तो आप सबके लिए रूल लागू करोगे क्या? आप बताओ, मैं सबके लिए लागू करेगी? तो मुझे भी लेके चलो ना राम मंदिर ट्रस्ट में, मैं भी राम मंदिर में बैठूंगा जाकर के। बैठाओ ना मुझे ले जाकर के, बैठाओ राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर। क्यों नहीं बैठाते आप हमको भी? मैं वक्फ पे अगर आगे बात करूं, यूसीसी पे मैं 2 चीजें आपसे और समझना चाह रही हूँ। पहला तो ये कि क्या ये ह्यूमन राइट का ही मुद्दा नहीं होना चाहिए? इसे मुसलमानों पे कुठाराघात या हमले के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? ये तो देखा नहीं जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। हमने कहा यूसीसी का बाप ले आइए, हम तो नहीं मानते। हमें कुछ करना ही नहीं, जब हमने कोई कानून तोड़ा नहीं तो हम पर क्या फर्क पड़ेगा? आप यूसीसी का कुछ भी ले आइए आप। अभी तो आप पहले बताइए, अगर ये बहुत अच्छा कानून है तो आपने वहां की जो जनजाति है उनको क्यों छोड़ दिया इसमें से? क्यों छोड़ा आपने इसमें से? और अगर ये बहुत बुरा कानून है तो हम पे क्यों लागू कर रहे हैं? आप ही तो कह रहे हैं ना बहुत अच्छा कानून है, तो आपने जनजाति क्यों छोड़ दी इसकी? उनको क्यों नहीं शामिल किया इसके अंदर? आप मुझे लॉजिक का जवाब दीजिए। हाँ। क्यों छोड़ी है इन्होंने जनजाति? ये तो सरकार बताएगी। तो आप बताओ ना मुझे, क्यों छोड़ी आपने जनजाति? हाँ। ये सिर्फ लोगों के बीच में नफरत फैला करके बातें करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। भाई आप उत्तराखंड का नौजवान जो है वो धक्के खा रहा है दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर, है? आप उसकी तरफ तो चिंता आपको है नहीं। उत्तराखंड जो है एक हिमाचल को देख लीजिए, हिमाचल अपने आप में एक टूरिज्म के सेक्टर में, इसके सेक्टर में पूरा डेवलप है। उत्तराखंड का क्या है? अगर सेंटर से पैसा जाए तो सांस लेगा, सेंटर पैसा ना जाए तो सांस भी ना है इसको। नारायण दत्त तिवारी के बाद एक काम नहीं है उत्तराखंड के अंदर। क्या कर दिया आपने 10 साल के अंदर? बर्बाद कर दिया आपने उत्तराखंड को। ना वहां टूरिज्म है, ना वहां औद्योगिकरण है, कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ रही है। रुड़की के अंदर 2 नेता आपस में गोलाबारी कर रहे हैं। आपको यूसीसी दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है यूसीसी से? सिर्फ नंबर बढ़ाने हैं कि मैंने यूसीसी कर दी। क्या कर दिया? गोवा में भी तो यूसीसी लागू है। क्या हो गया गोवा में? बताओ क्या हो गया गोवा में? गोवा में लोग नहीं रहते क्या यूसीसी के बाद भी? ये उत्तराखंड की बात हुई। अब यही यूसीसी अगर यूपी में भी लागू कर दिया जाए तो कर दे ना, कौन मना कर रहा है? देखिए, हाँ। इनको जो करना है वो करेंगे, इन्हें जो करना है वो करेंगे। इनको सिर्फ एक ही काम आता है, हिंदू और मुसलमान। किसान को इन्होंने बर्बाद कर दिया, व्यापारी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, छात्रों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं। देश के अंदर चल के आ रहा है, देश के अंदर 90 बनाम 10 की लड़ाई चल रही है। 10% लोगों को राज करना है, 90% लोगों को गुलामी करनी है। तो 90% लोगों को गुलामी करने की तरफ लेके जा रहे हैं और गुलामी करा रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, यूसीसी लागू अगर हो जाए तो भी। मैं ये सोच रही थी कि सबसे ज्यादा अगर किसी सांसद के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो आपके ऊपर। क्यों, मैं बताती हूँ। आपका जो क्षेत्र है सहारनपुर, वो उत्तराखंड से लगता हुआ है जी। आपके भी वहां रिश्तेदार, दोस्त यार वो रहते ही होंगे। जी जी। अब देहरादून की बिटिया अगर शादी करके आप सहारनपुर लाइएगा तो कानून उसके लिए बदल गया, और यहाँ की बिटिया शादियों के वहां जाएगी अरे तो उसके भाई, लिए कोई कानून से फर्क नहीं पड़ रहा है इनके, कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी नफरत चल रही है, ये नफरत बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। कोई देखिए, हमने देश में लड़ाई आपने क्या कर रखी है देश के अंदर। अगर जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो परेशानी होने लगेगी। आप क्यों नहीं करा रहे जातिगत जनगणना भाई? आप कराओ, बताओ ना कि कितने लोग हैं, किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व दिया है, कितने आदिवासियों को देश के अंदर आपने बड़े पदों पर रखा है, कितने दलितों को रखा है, कितने मुसलमानों को रखा है।
पता तो चलना चाहिए ना। आप बताओ कहाँ है? आप सारा प्रतिनिधित्व तो आपको चाहिए क्या कि आप ही रखोगे? तो 90% 90 बनाम 10 की लड़ाई चल रही है। 10% लोगों को सब कुछ चाहिए, 90% लोगों को गुलामी करानी है। उसी तरफ ये देश जा रहा है। अब लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। अब वक्फ के ऊपर मैं आती हूँ। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये अगर लागू हो गया, वक्फ संशोधन बिल, वो लागू होना जरूरी है इसलिए ताकि वक्फ की जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल राष्ट्रहित में किया जा सके? आपने पढ़ा? जितना मीडिया में नहीं, अवेलेबल है। मीडिया में तो ये कह रहे हैं कि साहब वक्फ बोर्ड के पास वो ताकत है कि जहां कहे वो वक्फ डिक्लेयर कर दे, है ना? हाँ। यही मीडिया में है ना? बिल्कुल। तो मैंने पार्लियामेंट में नहीं, मैंने पार्लियामेंट में नमाज पढ़ी थी। मैंने कहा था इसे वक्फ डिक्लेयर करो। मैंने उसी दिन कहा था, मैंने कहा अगर वक्फ बोर्ड में इतनी पावर है तो मैं पार्लियामेंट में नमाज पढ़ी है, इसको वक्फ डिक्लेयर कर दो। क्या तमाशा देश के अंदर बना दिया। आप झूठ परोसते रहते, मीडिया आप उनके हाथ में झूठ परोसना है। आप किसानों की जमीनें हड़प ली वक्फ बोर्ड ने कर्नाटका में। अरे आपने पता किया क्या है मामला? 1,12,000 एकड़ लैंड कर्नाटक के अंदर किसानों की थी। लैंड रिफॉर्म एक्ट आया 1976 में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने 71,000 एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड की विदाउट कंसर्न ऑफ वक्फ वो अलॉट कर दी लोगों को। 19,000 एकड़ लैंड जो मुतवल्ली थे वहां वक्फों के, उन मुतवल्लियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। 3,000 एकड़ लैंड स्टेट गवर्नमेंट के पास कब्जे में चली गई जो उन्होंने, और 20,000 एकड़ लैंड पे वो टोटल वहां की आज की डेट में कब्रिस्तान का ये सब चीजें 20,000 एकड़। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि वक्फ हमेशा वक्फ रहेगा, वक्फ ऑलवेज वक्फ। उस आदेश की वजह से वो जो पुराने जितने आदेश थे वो सब नल एंड वाइट हो गए। 2010 में येदियुरप्पा की गवर्नमेंट ने शायद, या हो सकता है मैं भी रॉन्ग, 2010 में पहली बार ये नोटिस इशू किए कि वक्फ लैंड को खाली किया जाए, बट बीजेपी की गवर्नमेंट। अब जब ये गवर्नमेंट आई तो यहाँ के वक्फ मिनिस्टर ने कहा कि साहब हम ये जो 19,000 एकड़ लैंड मुतवल्लियों ने ली है, हम इस लैंड को रिकवर करेंगे। अभी किसान की तरफ नहीं गए, नोटिस ऑलरेडी इश्यू हुए थे किसान को, तो उन्होंने वक्फ अदालत शुरू कर दी। तो उसके ऊपर हंगामा हो गया। ये चेयरमैन साहब भी हमारे, सब लोग पहुंच गए, मैं भी गया, तो मैंने सारे पेपर लेकर आया, मैं देख करके तो मैंने कहा ये तमाशा जो हो रहा है कि वही वक्फ की तो प्रॉपर्टी है लोगों के कब्जे में। अगर आप ईमानदारी से वक्फ को मजबूत करना चाहते थे तो आपने तो सजा का प्रोविजन ही बहुत ढीला कर दिया। पहले सेशन ट्रायल होता था, अब आपने जूनियर मजिस्ट्रेट के पास कर दिया। अब सजा 6 महीने की मैक्सिमम सजा, बारों बार बेल हो जानी है, 1 लाख रुपए जुर्माने से 20,000 रुपए हो जाना है। तो आपने तो जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनके साथ कर दिया। आपने तो ये काम कर दिया कि साहब चोरी करो जल्दी से, फटाफट जितना चोरी हो सकता है। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं, अभी आपने ये समझाया कि वक्फ ने नई संपत्ति पर कब्जा किया है, वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया गया है। हाँ, संपत्ति पर कब्जा है। वक्फ के पास 9.5 लाख एकड़ के करीब लैंड है देश में। कहाँ है वो? सारे गवर्नमेंट के जो ला रहे हैं, ये गवर्नमेंट के जो है वक्फ की जमीन पर है। अब ये पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद है, ये कह दिया कि साहब ये तो एनक्रोचमेंट है। अरे एनक्रोचमेंट है ये? रायसीना गांव था यहाँ, 1911 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ दिल्ली के बनाने के लिए। 1911 में वो ये मस्जिद थी वहां रायसीना गांव की। तो एनक्रोचमेंट उन्होंने किया कि आपने किया? ये तो मस्जिद है, वहां पहले से ही मस्जिद है, 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। ये पुराने जो मकबरे हैं या पुरानी मस्जिद हैं, एएसआई को दी थी प्रबंधन के लिए। एएसआई उनका मालिकाना हक मांगने लगा। वो कैसे मालिक हो गया? एएसआई ने मस्जिद बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए क्या? 500 साल पहले हमारे आबा अजदाद ने मस्जिद बनाई, वो नमाज पढ़ने के लिए बनाई। 1872 में एएसआई का जन्म होता है, 1904 से एएसआई काम स्टार्ट करता है, और वो 500 साल पुरानी मस्जिद का मालिक हो जाता है। क्या तमाशा है भाई? ये दो कहानी नहीं हो गई। वो ये बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ वक्फ ने कब्जा किया, आप ये बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ उसकी संपत्ति पर कब्जा हुआ। ये दो कहानी मुझे एक बात बताइए, एएसआई की संपत्ति कैसे हो जाएगी मस्जिद? एएसआई की संपत्ति कैसे हो जाएगी? मैं तो नकार ही नहीं रही आपकी बात को, मैं ये कह रही हूँ कि वो एक तरफा बता रहे हैं, आप एक तरफा बता रहे हैं। मैं तो लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। आप बताइए ना, मस्जिद बनाई हमारे आबा अजदाद ने, मस्जिद नमाज के लिए बनती है, किस चीज के लिए बनती है? नमाज के लिए बनती है ना। तो एएसआई कौन है तय करने वाला कि हम एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे, 2 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? एएसआई कौन है तय करने वाला ये कि हम एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे, 2 वक्त की नमाज पढ़े? लेकिन किसी तरह का कब्जा, अतिक्रमण वक्फ ने
नहीं किया है? वक्फ के ऊपर तो अतिक्रमण ही अतिक्रमण है भाई। वक्फ की तो प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया। मैं इस बात में मतलब कोई मुझे कहने में दो राय नहीं है। और इसके अंदर मैक्सिमम लोग, मुझे इसमें भी कोई नहीं है कि मैक्सिमम लोग मुसलमान ही होंगे। मुझे ये भी नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ तो इन्होंने किया है। मेरे यहाँ किसी हिंदू भाई ने नहीं कर रखा। ज्यादातर मुसलमानों ने वक्फ की प्रॉपर्टी होगा, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, खा जाओ, अल्लाह का माल सबका है, खाओ। तो मुझे बाहर भी ऐसा ही होगा। मुझे तो अपने यहाँ के अपने आसपास का पता है बहुत। देखिए, वक्फ की तो प्रॉपर्टी को ऐसा समझ दिया ना कि वक्फ की प्रॉपर्टी, एक दुकान है मेरे यहाँ गंगो में, नेक मर्द शाह वक्फ है। वक्फ की दुकान है, 150 दुकान है, 150 से ज्यादा ही दुकानें होंगी। वहां दुकान की कीमत ऑन एन एवरेज दुकान की कीमत वहां 50 लाख से कम नहीं है। उसके ऊपर मुस्लिमों ने कब्जा किया हुआ है। मुसलमान हिंदू भी हैं, सब हैं उसमें। अच्छा, हाँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। 50 लाख से कम। और आमदनी कितनी है उसकी? आमदनी से निकाल लिए 75-80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की आमदनी हजारों रुपए में है। कौन कब्जा करके बैठे? लोग ही बैठे ना। तो वक्फ ने कब्जा कर लिया वक्फ की प्रॉपर्टियों का प्रबंधन, क्योंकि उनकी जो कमेटियां थी उन्होंने थोड़े थोड़े राइट लेके। अब एक हमारे यहाँ कब्रिस्तान के गेट पर ही दुकान बना के दे दी, वो पगड़ी ले ली। अरे भाई, क्या तमाशा बना दिया तुमने। अच्छा, करने वाला हिंदू नहीं था, वो करने वाला भी मुसलमान ही था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो हिंदू नहीं कर रखा था मुतवल्लियों ने, और इन्होंने सब तमाशे कर रखे। वक्फ ने भी, वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, मैं इसका गारंटी नहीं लेता हूं। मैं कहता हूं है, होगा, तभी तो ये सब हुआ हमारे यहाँ इधर की साइड में, और जगह नहीं। जैसे कर्नाटका में, वहां तो वक्फ ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, कॉलेज भी चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं, बहुत है। हमारे यहाँ नहीं है। मोदी जी ने देश के मुस्लिमों के लिए कोई काम अच्छा किया है? एक भी नहीं। कोई एक गिना दो ना, एक गिना दो आप। एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। मोदी जी ने बोला था अल्पसंख्यक का बजट ही खत्म कर दिया। लैपटॉप कहाँ आएगा? उनके हाथ में तो कलम भी नहीं छोड़ना चाहते वो। आप लैपटॉप की बात कर रहे हो, कलम भी नहीं छोड़ना चाहते। नाराजगी है। हाँ, क्यों नहीं है? क्या हमारा देश नहीं है? हमारे आबा अजदाद ने खून दिया था इस देश के लिए। क्या हम देश के अंदर गद्दार कहलाने के लिए हैं? हमसे वफादारी की सर्टिफिकेट मांगेंगे? वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ? न विकास है न विश्वास है। चलो मुस्लिम बस्तियों के अंदर जाकर के देखो हाल। सहारनपुर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर 900 करोड़ रुपए की लूट हुई है। 900 करोड़ रुपए की लूट हुई है। जाके देखो गरीबों का, हम जो कह रहे हैं 90%, जाके देखो वहां दलित बस्ती, जाके देखो वहां मुस्लिमों की बस्ती, जाके देखो वहां पिछड़ों की बस्ती। स्मार्ट सिटी बनी है सहारनपुर, बहुत स्मार्ट बना दिया है। 900 करोड़ रुपए की लूट हुई है। भ्रष्टाचार का पिटारा है, भ्रष्टाचार का। लेकिन कोई बोलेगा नहीं ना। लेकिन सरकारी योजनाएं जितनी चलती हैं, उनका लाभ तो मुस्लिम भी ले रहा है। नहीं, एक बात तो बताइए, मुसलमान के इस देश का नागरिक नहीं है या मोदी जी की जेब से जा रहा है? मोदी जी की जेब से जा रहा हो तो मैं ले लूंगा, नहीं लूंगा फैसला करूंगा। क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? क्या वो गरीब आदमी देश का नागरिक नहीं है क्या? तो योजना के बारे में आप बता दीजिए, कोई एक योजना आपको जो कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है। क्या योजना है बताइए मुझे आप। मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप आपने बंद कर दी, बताओ आप उठा करके देखो। जिस सच्चर कमेटी को लेकर के आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बोर्ड बनाया, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लो कि रिपोर्ट में हाल क्या है मुसलमान का। मुसलमान का हाल देश में ये हो गया कि इनको लेकर के नफरत फैलाई जाती है। ये घर में रहेंगे तो इन्हें घुसा करके अंदर दंगा ही निकाला जाता है, और जब ये निकल कर आएंगे फिर गोली मारी जाती है सीधे। ये हाल हो गया देश के अंदर, और ये किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहतर स्थिति नहीं है कि आप एक कम्युनिटी को बिल्कुल साइड लाइन लगा दो। नहीं हो सकता। ये मोदी जी के लिए विचार हो गए। अब उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक नहीं, मेरे विचार देश के लिए हैं। मेरे विचार मोदी जी के लिए नहीं है। मेरे विचार देश के लिए, मेरे अंदर मन में चिंता देश के लिए है। मेरे मन की चिंता देश के लिए। मेरे लिए मोदी जी के लिए क्या चिंता होनी है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये सटायर है या बज रहा है डंका? तो आपको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के लिए अमेरिका जिसे हम अपना बाप समझते हैं कि अमेरिका वो हमें बुलाता भी नहीं, तो बज तो रहा डंका। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? क्या कहना उनके लिए? क्या कुछ नहीं कहना उनके लिए। हम क्या अरे आप उत्तर प्रदेश से हैं, सहारनपुर आपका क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। तो वो मुख्यमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, बस इतना ही कहना है। इसके अलावा क्या कहूंगा मैं उनके लिए? ऐसे तो आप बच रहे हैं। नहीं, बचने की कोई बात नहीं, बताना नहीं चाह रहे। नहीं तो क्या उनके है? कार्यों की समीक्षा, आप उस जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप कैसे आंकते हैं? टांग पे गोली मारने के अलावा क्या कार्य है उनके, बता दीजिए मुझे। टांग पे गोली लगनी है, और गोली भी जाति के हिसाब से लगनी है। नंबर 1 पे मुसलमान होना है, बैकवर्ड होना है, दलित होना है, थोड़ा सा उधर ईस्टर्न यूपी में जाके ब्राह्मण होना है।
उठा लीजिए आंकड़े, ये सब लिखा जा रहा है, ये सब आ जाएगा। जब किसी को गोली मारी जाए या जब किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए तो उसका धर्म देखना, जाति देखना कहाँ तक सही है? मुझे बता दो फिर मुसलमानों को सबसे ज्यादा क्यों लग रही? क्या मुसलमान ही देश में गुंडे रह गए? आपने तो ब्राह्मण का भी नाम लिया। नहीं, मैं तो लगाना, मैंने ईस्टर्न यूपी में लगता है ना। हाँ। लगा, आप उठाइए ना, तो क्यों नहीं के लग रही है? देखिए कारण तो होगा कोई ना कोई। हिंदू को लगे तो चलेगा? नहीं, हिंदू को, ये ब्राह्मण हिंदू नहीं क्या? बैकवर्ड हिंदू नहीं क्या? बैकवर्ड हिंदू नहीं है क्या? ब्राह्मण हिंदू नहीं क्या? तो आप बताओ ना। तो मैं तो इसीलिए कह रही हूँ ना कि उसकी जात या धर्म क्यों देखना? तो जात धर्म देखकर लग रही ना, ये तो सच्चाई है, जात धर्म देख के लग रही है, लगी भी है। अब इसमें ये सब चीजें देखिए लोग याद रखते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे, सब याद रहेगा। इन्हीं कार्रवाई के ऊपर जिनकी आप बात कर रहे हैं, गोली लगने की आप बात कर रहे हैं, एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर क्या योगी सरकार की वाहवाही उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं की? क्या वाहवाही कर दी भाई? क्या वाहवाही कर दी बताइए ना। अखिलेश जी के लोग अंदर, इसको अखिलेश जी अगर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ना बने होते तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश जी होते, बस। ये कैसे? बता दिया मैंने आपको। अगर वो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की तरह एक्ट ना करते तो चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होते। ऐसे फिर उसको खोल के थोड़ा इतना आप इतनी ना खुलवाइए, जितना मैंने कहा उतना ही कुछ इसको राज ही रहने दे। योगी जी का कोई काम पसंद है? बुलडोजर उनका एक्शन जो रहा है, सारी जिंदगी लग जाती है आशियाना बनाने में, इनको वक्त नहीं लगता उसको ढाने में। ये बहुत दर्द है लोगों का। बुलडोजर भी तो हमारे ऊपर ही चलता है। अकबराबाद पे बुलडोजर चला है, लखनऊ के अंदर जाके देखिए, जहां तक मुस्लिम आबादी थी वहीं तक साफ हुई है, उसके बाद छोड़ दिया गया। चाहे कोई बहाना बनाया गया हो, कोई भी बहाना बनाया गया हो, मैं किसी का घर ढाने में नहीं हूं कि मुझे घर ढाने का शौक है। कोई बहाना बनाया गया हो, लेकिन ढाया वहीं तक गया जहां तक मुसलमान थे, फिर कोर्ट से आदेश आकर के रोक दिया गया। तो बुलडोजर, गोली, पिस्टल सब जात और धर्म देख के चल रही तो है। चल ही रहा ना। आप बताओ मेरे कहाँ चल रहा है और कहाँ चल रहा है? चल ही रहा ना। क्राइम कंट्रोल हुआ क्या कह सकते? तो मोदी जी और योगी जी दोनों के ऊपर आपकी लगभग एक जैसी टिप्पणी है। ये जो गुस्सा आपका है, ये 14 में भी था मोदी जी के लिए? नहीं, मेरा तो आज भी 25 में गुस्सा भी नहीं है है। मोदी जी के लिए। नाराजगी नहीं है? नहीं, मोदी जी से क्या नाराजगी होनी है? मेरी नाराजगी तो इस हालात को देख करके है। मुझे मोदी से कोई नाराजगी नहीं, मुझे योगी जी से कोई नाराजगी नहीं। योगी ईमानदार आदमी है, 100% ईमानदार आदमी है। मैं तारीफ कर रहा हूँ एक आदमी सबसे ज्यादा उनकी इस बारे में। ईमानदार आदमी है, हाँ ईमानदार आदमी है। बस मेरे मन में यही एक रहता है कि उनके अंदर संतों वाली करुणा भी आ जाए। आप पहले बसपा में रह के राहुल गांधी की तारीफ करके वहां से निकल चुके हैं, अब आप कांग्रेस में रह के योगी जी की तारीफ कर रहे ये हैं। तारीफ अगर किसी आदमी के अंदर कोई दिखाई दे रही है तो उसे तारीफ ना कहूँ तो क्या कहूँ? झूठ बोलूं? दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के नहीं, पीता है। देखिए वो ऐसे, अरे इसमें कोई बात है। मैं कोई, एक बात सुनिए, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, योगी जी अपने आप ईमानदार आदमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो ईमानदार आदमी है। अब नीचे वो पूरा का पूरा जड़ें खराब हो गई, वो अलग चीज है कि बाबा जी को उलझा के कहीं रखते हैं, नीचे भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, वो अलग बात है। बाबा जी खुद तो ईमानदार है। अच्छा, हाँ। फिर मोदी जी की ईमानदारी? मोदी जी का क्या, मोदी जी तो बड़े आदमी है। मोदी जी तो आप भी तो सांसद हैं। मोदी जी बड़े आदमी है, मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहना। तो वो ईमानदार है ना? कौन? मोदी जी? हाँ, 15 साल से प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और क्या है? ईमानदार हैं। अब देख बोल नहीं रहे आप? नहीं, मुझे क्या बोलना इस बारे में, क्या बोलना? हाँ। इसके लिए क्या सर्टिफिकेट मेरे पास थोड़ी ना है कि वो ईमानदार है कि नहीं। अच्छा, वो वाली बात मैंने ठीक बोली कि आप बसपा में थे और राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी, यही एक वजह थी? नहीं, मैंने राहुल गांधी की बुराई कब की थी? मैंने तो कभी नहीं राहुल जी की बुराई की थी। मैंने तो हमेशा, जब भी रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि गांधी परिवार जैसा कोई आदमी, कोई परिवार ही नहीं है देश में। मैं डंके की चोट पे समाजवादी में था, वहां भी कहा, राहुल जी बहुजन में गया, वहां भी कहा। तो लेकिन बहन जी इसलिए नाराज हुई थी? पता नहीं मुझे बहन जी क्यों नाराज हुई थी, लेकिन मैंने तो हमेशा कहा, मैं तो कभी रुका ही नहीं इस बारे में। आपसे क्यों नाराज हुई, क्यों निकाला ये तो ही मुझे ना? भी नहीं पता। नहीं, निकाला ही था ना। ये तो मुझे भी नहीं पता चला कि बहन जी मुझसे नाराज क्यों हुई, मेरे से नाराज क्यों हुई बहन जी, ये मुझे नहीं पता चला। अरे क्लास से टीचर बच्चे को बाहर निकालता है कि तुमने शरारत की है, बाहर जाके खड़े मुझे रहो। शरारत तो पता उस बच्चे को, मुझे शरारत भी नहीं पता थी। मैं तो मीटिंग में बैठा था, अभी कहा कि आपने निकाल दिया। मैंने अच्छा धन्यवाद। अरे ये रिएक्शन था आपका? अच्छा धन्यवाद। हाँ, और क्या करूं, मैंने धन्यवाद। नहीं तो पूछा मिले मैं आप? नहीं, मैं तो बहन जी को मैंने
टेलीफोन 2 बार किए जरूर निकलने के बाद। उनके जन्मदिन पर पिछले साल 15 जनवरी को फोन किया, इस साल 15 जनवरी को फोन किया, वो लाइन पे नहीं आई। मैंने कहा भाई मुबारकबाद फिर ट्वीट कर दिया आपने, ट्वीट करके तो दिया मुबारकबाद। मैंने कहा मुबारकबाद दे देना, चूंकि उन्होंने मेरे सर पे रख के मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं उनका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। अच्छा, अभी भी? हाँ, बहन की, अगर उन्होंने बहन की तरह, छोटे भाई की तरह सर पे हाथ रखा था, तो मेरा तो फर्ज है, मैं हमेशा निश्चय निभाऊंगा। तो छोटे भाई को बताया नहीं कि निकाला क्यों? हाँ, वो तो मुझे नहीं आज तक पता चला। नहीं, पर ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां किसी को निकाल देती हैं और पता नहीं चलता है, ये ट्रेंड है। नहीं, मुझे नहीं पता चला। बहरहाल मैं तो अच्छा खासा था पार्टी में, मुझे काम भी खूब दिया था उन्होंने। हाँ, खुद बुलाया था उन्होंने और काम भी खूब दिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। फिर पूछा होगा आपने किसी से कि क्या बात हुई? नहीं, माँ बहन जी के यहाँ किसी से पूछने की हैसियत नहीं है, ना कोई इस हैसियत में है कि वो बता देगा मुझे। बहन जी के यहाँ सिस्टम बिल्कुल एकदम सेंट्रलाइज है। बहन जी नंबर 1 बहन जी है और नंबर 99 बहन जी। अच्छा, बीच में कोई भी नहीं है। तो ऐसे रात में सोते समय कभी ख्याल आया होगा, अच्छा वो गलती कर दी होगी, अच्छा वहां पे बुरा लग गया होगा? मैंने गलती की नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ। मैंने कोई गलती नहीं, मैं तो बहुत बेबाकी के साथ रहता हूँ। मैंने पहले भी कह दिया, जब गया था तब भी कहा था, मैंने कहा जी बोलने पे पाबंदी मत लगा देना मेरे, क्योंकि उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो बहन जी ने मुझे खुद कहा था कि नहीं, तुम्हारे लिए ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मैं पहला आदमी हूँ जिसने बहन जी के घर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहन जी के अलावा। अच्छा। हाँ, कोई नहीं करता उनके यहाँ तो कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं करता। मैंने वही प्रेस वालों से बात की, बहन जी के यहाँ ही बात की अंदर, और उन्होंने छूट भी दी। हाँ? और फिर पार्टी से निकाल दिया। हाँ। अरे अच्छा, तो फिर समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी थी? छोड़िए अब इन बातों को, समाजवादी की तो बहुत सारी बातें हैं, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, बस इतना ही कहूँगा। बड़े नेता हैं ये इसलिए क्योंकि गठन अभी आपका गठजोड़ है, इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, गठजोड़ हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गठजोड़ हो ना, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का ही सिपाही रहूंगा मैं। मैंने कह भी दिया था कि अब यहाँ से कब्र में ही जाऊंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस पहले नहीं छोड़ना चाहता था, जब मुझसे कांग्रेस छुड़वाई थी लोगों ने छुड़वाई थी। हाँ, मेरे लोगों ने छुड़वाई थी, खुलेआम छुड़वाई थी। मेरा बहरहाल एक बहुत खराब एक्सपीरियंस समाजवादी पार्टी के अंदर रहा। कौन सा? जितना मेरी जिंदगी का अच्छा तजर्बा मुलायम सिंह जी के साथ था, उतना ही पार्ट 2 मेरा बहुत खराब समाजवादी पार्टी। क्यों, क्या वजह थी? अब वो बहुत सारी वजह है, उनको मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खराब था। मुलायम सिंह जी की जबान की वैल्यू होती थी, वो जो बोलते थे वो 100% पूरा करते थे। अखिलेश नहीं करते हैं? मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, मुझे पता नहीं दूसरों के साथ क्या होता है। मतलब वो कह के मुकर जाते हैं? अब मैं इतना नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे साथ तो इसी तरह का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मेरा बहरहाल हो सकता है कुछ रहा हो वजह। ये आपका जो बयान था ये उसी दरमियान का था जब आप समाजवादी पार्टी में थे। आपने कहा था कि मेरे से पैर पकड़वा दिए, हाँ, मेरा कुत्ता बना दिया है। हाँ, ये मेरी भाषा उस तरह की है, तो मुझसे पैर पकड़वा दिया। मेरा हाल क्या कर दिया था मेरे वहां के लोगों ने, जबरदस्ती क्या आगे 2022 में लेकर गए थे, और मैं जिंदगी में इतना बेइज्जत नहीं हुआ जितना बेइज्जत 2022 में किया गया मुझे। हम तो लड़ने वाले लोगों में थे। पहली बार जिंदगी में मैं पब्लिक के सामने मजबूर हुआ था। मुसलमानों ने एक तरफा मुझे मजबूर करा था, मेरा वोट बैंक मुसलमान था, उन्होंने मजबूर कर दिया था। मेरे सारे हिंदू साथी सर पटकते रह गए कि मत चलो कांग्रेस, मत छोड़ो कांग्रेस, लेकिन जुनून था लोगों पर। 2022 के अंदर जुनून उतर गया, समझ में आ गया, नतीजा बेइज्जत भी होकर के घर आ गए। बेइज्जत होकर के घर अपने, और क्या था, बेइज्जत हुए। पहली बार जिंदगी में टिकट भी नहीं दिया, हमारी हैसियत है। अरे हम इंडिपेंडेंट जीत करके समाजवादी पार्टी में गए थे, मैं कोई समाजवादी पार्टी के एहसान में थोड़ी ना हूँ। मेरे चाचा पे कोई एहसान रहा होगा उनका, मेरे पर कोई नहीं है। मैं तो इंडिपेंडेंट जीता था, उनके मिनिस्टर के सामने जीता था, उनके मिनिस्टर को हरा के जीता था। लेकिन ये पैर पकड़वा दिए वाली बात क्या थी? पैर पकड़ना ही होता है कि आप घुटनों पर ला करके समाजवादी पार्टी में बेइज्जत कर करके मुझे शामिल करा दिया लोगों ने। ये पैर ही पकड़ना। इज्जत जो होती है कांग्रेस में मिली है, इज्जत जिसे इज्जत कहते हैं वो मुझे मिली कांग्रेस में। बहन जी ने भी मुझे इज्जत देने में कसर नहीं रखी कोई, भले ही उन्होंने मुझे निकाल दिया, लेकिन इज्जत देने में कोई कसर नहीं रखी बहन जी ने। मुझे शामिल करते ही सबसे पहले पूरा वेस्ट यूपी सौंप दिया था उन्होंने, पूरा का पूरा। इज्जत देने में बहन जी की कोई कमी नहीं थी मेरे साथ। ये जो आपके बहुत वायरल बयान हैं, अब जब हम उनके ऊपर आ ही गए हैं, क्योंकि ये वाला भी आपका बड़ा वायरल हुआ था बयान उस समय, तो बाकी के जो 1-2 और वायरल बयान हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लें। 2014 वाला हाल ही में एक खबर आई थी अभी उसको लेकर के कि आपके ऊपर आरोप तय देखिए, कानून के कानूनी प्रक्रियाएं, किसी मुकदमे के अंदर कानूनी प्रक्रियाएं, और जो चीज कोर्ट के अंदर है उसके बारे में ना मैं चर्चा करूंगा, ना मैं चाहूंगा। पर उसका स्टेटस क्या है? नहीं, मैं ना उस पर चर्चा करूंगा ना बात करूंगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज मीडिया में छपती है, और कोर्ट का किसी भी मामले को, कोर्ट के मामले को मीडिया से क्या मतलब है?
कोर्ट का मामला तो कोर्ट देखेगा, मीडिया में उस पर चर्चा क्यों होगी? पहले ही मीडिया अपनी चलाना शुरू कर देती है जब से ये चला है। लेकिन वो जो बयान था आपका, मेरा बयान नहीं था, मैंने बार बार कहा मेरा बयान नहीं था। नहीं था, आप बोल रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ नहीं, मेरा बयान नहीं, तो मेरा बयान नहीं था। एक कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट में बात होगी, हाँ। इसमें कोई बात चर्चा नहीं होगी। लेकिन क्या आप ये मानते हैं, वो कहते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी स्टिल पब्लिसिटी, तो वो जो बयान था आपका, उसने पहचान तो दिलाई? नहीं, क्यों उसकी वजह से थोड़ी ना पहचान इमरान मसूद के काम की है। इमरान मसूद की पहचान कोई इस बयान की थोड़ी ना है कि इस बयान की पहचान है। हाँ, नहीं बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं कोई नफरत की बुनियाद पे थोड़ी ना पॉलिटिक्स करता हूँ। लेकिन उस बयान ने तो नफरत की बुनियाद पे पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, पोलराइजेशन आप कर रहे हैं, धमका रहे हैं, ये उस बयान के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, मुझसे जो इतने सवाल आप इस बयान को लेकर के कर रही हैं, बीजेपी वाले रोज हमें धमकाते हैं, रोज हमें गाली देते हैं। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग मुसलमान का नाम लेकर के उल्टा सीधा बोलते हैं। आप उन लोगों से तो किसी से दिखाई नहीं देता, आपको इमरान के बयान दिखाई देता है। अब इमरान का वो बयान ना बनाओ, अब बयान चलाओ रोटी वाला, रोटी दो। मैं उस पे तो आई रही थी, बस रोटी पे आ जाओ। हाँ, उसे छोड़ दो 10 साल। पर ये ऐसा क्यों है? आपने ठीक बोली ये बात कि बीजेपी वाले रोज जो हमें धमकाते रहते हैं, उनसे तो तुम सवाल पूछते नहीं हो, और मेरे उस बयान को आज तक तुम भूले नहीं हो, तो ये क्यों, क्या वजह है? नफरत हमें टारगेट देश के अंदर किया हुआ तो है कि मुसलमान को टारगेट करके नफरत फैलाओ, बस नफरत फैलाओ, 90% लोगों का बेवकूफ बनाओ और राज करो। बीजेपी भूलने नहीं देती ना इस बयान को। नहीं तो वो भूलने कहाँ देंगी, वो भूलने नहीं देंगी ना। अब उसका अब तो वो भूल गए, खैर उनसे अगर वो याद भी दिलाएं उसका कोई मतलब नहीं। हाँ। क्योंकि अब मैंने कहा ना कि रोटी की बात करो, अब उसकी बात ही छोड़ दो, अब तो रोटी की बात करो यार। तो रोटी की अब बात करते हैं। हाँ। मैंने पहले भी कहा था कि आपका ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत चौंकाने वाला है, जो पहले की इमेज थी और जो अब की इमेज है, तो ये क्या बहुत काम किया इसके ऊपर, सोचा समझा कि कैसे मेरी सोचा ना मैंने सोचा ना मैं जिंदगी को भी सोचता और समझता हूँ, जो होता है खुद ही हो जाता है। मैं कभी ज्यादा सोच समझ के काम नहीं करता हूँ ना, ठीक है जो चल रहा है बस, जो बेहतर होता है अल्लाह का वही बेहतर हो जाता है। मैं कोई ज्यादा सोच समझ के काम नहीं करता हूँ। अब ये फिर आपने शॉर्ट में निपटा दिया, बोटी से रोटी तक वाला वो जो ट्रांजिशन है, मैं तो वो समझना चाह रही हूँ। नहीं, मैं उसे, आप बोटी को कहाँ से लाके आती हो बार बार, मुझे उसमें बोलना ही नहीं है। आप लाती रहोगी, मैं बात बोलूंगा नहीं, आप बोलते रहो। हाँ। क्योंकि आप लोगों को इसी के अंदर कुछ मिलता है, बस वहीं आप लगे रहोगे। अरे भाई आप उसके ऊपर भी बात करो ना, जो हमारी जिंदगी के अंदर और भी बहुत कुछ है, इसके अलावा इसी से थोड़ी ना हम जिंदगी है। उससे पहले भी तो मैं चेयरमैन था, उससे पहले मैं विधायक था। उस बयान से थोड़ी ना मेरा पैदावार हुई है कि उस बयान से पैदा हुआ हूँ, उस बयान से क्या लेना देना है। तो ये जो आपका नया बयान था और ये जो आपकी नई छवि थी, उसके चलते जीत मिली है, ऐसा भी आप नहीं मानते हैं? मेरी तो छवि पहले भी वही थी, आज भी वही है, अब कल भी वही रहेगी। अच्छा, पब्लिक में सहारनपुर में तो मैं वही हूँ ना, सहारनपुर के लोग तो मुझे जानते हैं भाई। मुझे मीडिया के अंदर ही तो आप लोगों ने करा था, उसमें बैठ करके मैंने आपको बता दिया उस दिन कई चैनल्स के ऊपर बैठ करके। भाई आप हमें किस नफरत के लिए क्यों परोस रहे हो? हमें मोहब्बत के लिए परोसो ना, आप नफरत के लिए क्यों परोस रहे हो? हमें परोसो मोहब्बत के लिए। अब हम बात करते हैं ना, तभी तो ना, जब मैंने सुनाया था कि राम नारा नहीं विश्वास है, भौतिकता की नहीं मन की प्यास है, राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे फेरों में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तब ये दिखाओ ना आप। बहुत शानदार। ये इमरान है, वो इमरान नहीं है जो आप दिखाना चाहते हो। तो ये इमेज आपकी गढ़ने की कोशिश की गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ। अब ये मोहब्बत की दुकान है पूरी। हाँ, मोहब्बत की दुकान तो चल रही है, मोहब्बत की दुकान तो पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है। मेरे यहाँ तो ठीक है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। मोहब्बत की दुकान का फायदा हुआ है? हाँ, क्यों नहीं हुआ है, 100% हुआ है। राहुल गांधी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जी बहुत लाजवाब इंसान है, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी से अच्छा, जो सही मायनों में संत व्यक्तित्व है राहुल गांधी का, इतना ही संत व्यक्तित्व है राहुल गांधी का। और प्रियंका गांधी? प्रियंका जी तो दूसरी इंदिरा गांधी है। अब इंदिरा गांधी को जिसने नहीं देखा वो प्रियंका गांधी को देख ले, बस उनके बारे में तो 2 ही लाइन की बात है। हाँ, वो तो दूसरी इंदिरा गांधी है। तो उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने में देरी का क्या खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा? मेरी जाति है, मुझे नहीं पार्टी का पता, लेकिन मेरी जाति है कि प्रियंका जी अगर पहले आती बहुत सदन में तो बहुत कुछ बदला हुआ होता। अभी आपको पहले ही सत्र में पता चल जाएगा, आप देखते रहिए।
तो इस बयान का क्या ये मायने निकाले जाए कि राहुल गांधी से प्रियंका गांधी की राजनीति को आप ज्यादा परिपक्व और ज्यादा अच्छी देख रहे हैं? नहीं, नहीं, राहुल गांधी है। मैंने कहा ना, राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो मैं पता नहीं, हो सकता है रॉन्ग। राहुल गांधी तो मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी के सही महात्मा गांधी के अगर कोई वो है तो राहुल गांधी है। उनको किसी चीज से मोह ही नहीं है, कोई मोह नहीं है उनको। कपड़े उनके देख लीजिए, जूते उनके देख लीजिए, रहन सहन उनका देख लीजिए, तो संत व्यक्तित्व का आदमी है, कुछ नहीं है। और उनके इसी कपड़े इसी जूते के ऊपर बीजेपी वाले कहानियां बता देते हैं। बीजेपी वालों को कहानी प्रधानमंत्री के कपड़े जूते देखें, उनके ना देखें है। प्रधानमंत्री जी के देखें जाकर के जूते कपड़े, हेयर स्टाइलिस्ट उनके देखें, यहाँ कुछ नहीं है। अमित शाह जी के बारे में छोड़िए इन पे, इतने बड़े नेताओं के ऊपर। नहीं, मैं अमित शाह जी के लिए इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको उनसे डर लगता है, क्योंकि आपका एक बयान अमित शाह जी के लिए भी है, तो उनके बारे में क्या राय है? अब ये बातें है क्या हम सबके अच्छे दोस्त हैं, सबके अच्छे दोस्त हाँ, सबके अच्छे दोस्त हैं, अंदर बैठ करके बढ़िया चाय पीते हैं सब। अब ये आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि हमने कोई अंदर तलवार लेकर के लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और कुछ बात करिए, और कुछ बात करें तो आप ये बताएं फिर कि आपके शौक क्या है? मेरा शौक है ठंडी ठंडी हवाओं के अंदर सांस लेना, ऑक्सीजन मिले। जैसा दिल्ली में दम घुटता है ऐसा नहीं। तो मैं जाता हूँ सहारनपुर, भाग करके रोज जंगल में जाता हूँ। मुझे जंगल के अंदर बहुत शौक है बैठने का, जानवरों के साथ, जानवरों के कंजर्वेशन के लिए काम करने का, फॉरेस्ट को रिजर्व करने का, ये मेरे शौक है। मैं अभी बहुत बड़ा ड्रीम मेरा है कि अगर बन गया कि मैं एक लेपर्ड सफारी उधर बनवाऊं अपनी तरफ। लेपर्ड बहुत हो गया हमारे यहाँ, लेपर्ड सफारी बने। हाँ। तो ये है शौक मेरा, जंगल इसके लिए कुछ प्रयास किया है, आगे शुरू किया है कुछ? अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर से मिलूंगा, बहुत जल्दी। तो उधर तो फिर अच्छा टूरिज्म वगैरह के लिए भी फिर टूरिज्म डेवलप होगा पूरा। ये बल्कि मेरे क्या उत्तराखंड में लगेगा वो, क्योंकि वो एक रेंज है वहाँ, खानपुर रेंज। खानपुर रेंज है, उस खानपुर रेंज वो बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, लेकिन लेपर्ड बहुत है। तो वहाँ के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने पहले एक प्रोजेक्ट बनवाने की सोच रहे थे, तब हमारी चर्चा हो रही थी। तो अभी इसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा क्या शौक है? ऑफ रोडिंग, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग। मैं नॉन स्टॉप लखनऊ से सहारनपुर पहुंच जाता हूँ गाड़ी चलाते हुए। अच्छा। अब मैं अकेले सहारनपुर से दिल्ली भी चला जाता हूँ, अकेले गाड़ी चलाते हुए। कोई साथ में नहीं होता ना? है? आपने मेरे साथ कभी कुछ देखा नहीं, मैं कभी अकेला ही घूमता रहता हूँ, मुझे तो कभी कुछ डर नहीं लगता। तो कौन सी गाड़ी चला के पहुंचते हैं फिर? कोई सी भी, जौन सी भी गाड़ी मेरे पास हो। मेरी एसयूवी ज्यादा शौक की गाड़ी है, एसयूवी बहुत शौक से चलाते हैं। थार ली है आपने, मैंने सुना है। हाँ, नहीं थार मेरी अच्छी गाड़ी है, मुझे ऑफ रोडिंग का शौक है, तो इसलिए सब चीजें। ऐसे बोलते हैं ना, थार तो लड़के वड़के चलाते हैं, कहाँ? तो मैं आपको लड़के से कम लग रहा हूँ? अच्छा, यंग आप मानते हैं खुद हाँ, को? और क्या, जिंदगी में आदमी को जवान ही रहना चाहिए। जब आप थकना महसूस करोगे तभी आप गिर जाओगे। तो थकने का तो कोई मतलब नहीं है अभी, क्या थकने का क्या मतलब? ये यंग और जवानी की बात चूंकि निकली है, तो राजनीति में तो 50-55 साल तक लोग जवान ही रहते हैं। तो हम जवान तो हैं। नहीं, लेकिन 50 राहुल गांधी के लिए कहते हैं ना कि बताओ इतनी उम्र हो गई है, लेकिन कह रहे हैं कि वो तो यंग लीडर हैं। उनकी उम्र को लेकर के राहुल गांधी के साथ दौड़ लगा के देखो, जो अपने आपको यंग होने का दावा कर रहे हैं ना, दौड़ लगा के देखो, हाथ मिला के देखो राहुल गांधी के साथ, पहलवानी करके देखो राहुल गांधी के साथ, पता लग जाएगा आपको। हाँ, पहलवानी भी करते हैं राहुल गांधी। अपने आप में मार्शल आर्ट के बहुत वो हैं राहुल गांधी। स्कूबा डाइविंग, ये मतलब बहुत स्पोर्ट्स के लिए उनका बहुत लगाव है। वेजिटेरियन आप हैं, ये तो आप पहले बता चुके हैं, लेकिन उसमें आपका पसंदीदा भोजन क्या है? मसूर की दाल, चावल, पनीर, ये है मेरे पसंदीदा। शिमला मिर्च, पालक, कॉर्न। तो ये खाने का ही शौक है, पकाने का भी शौक? नहीं, पकाने का लिए हम थोड़ी ना पैदा हुए, कम पकाएंगे। मैंने जिंदगी में चाय के अलावा कुछ नहीं बनाया। अपनी चाय भी अपनी बना लेता हूँ, हाँ। इसलिए क्योंकि यहाँ मिलता नहीं मेरी चाय। मुझे डिप वाली चाय पीता हूँ, मैं दम चाय पीता हूँ, हाँ। तो वो बना लेता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। अरे पर ये क्या बात हुई, खाना पकाना तो सबको आना चाहिए। मेरे बस का नहीं है, इस काम के लिए थोड़ी ना है। अरे क्यों? अरे इस काम के लिए थोड़ी, जो काम हमारा है वो कर रहे हो। आप क्या बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। हम तो बहुत साफ सफाई के साथ जवाब दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जीने के लिए भोजन इतने खराब हालात में अगर मुझे जीना हो तो इससे अच्छा मौत आ जाए। हाँ।
देश की राजनीति को अभी किस ओर जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, देश के अंदर अगर यही माहौल रहेगा तो ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। देश में नफरत की बात खत्म होनी चाहिए। देश के अंदर जो असुरक्षा की भावना मुसलमान में आ गई है, वो देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए खराब है। मुसलमान बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह सुरक्षा की भावना कभी आपके मन में भी आई है? मैं मुसलमान से अलग तो नहीं हूं ना, मैं मुसलमान से अलग तो नहीं पर हूं। आप सांसद हैं, हम ऐसे आम लोग मान करके चलते हैं कि आप आज वीआईपी होते सांसद हैं। आज सांसद का क्या हाल है? सांसद होना आज की डेट में अभिशाप है। इस मामले में तो कोई 2 मिनट में बैठे हुए, 2 मिनट में कोई लगाएगा और ठोक के बंद कर देगा। आजम खान को तबाही कर दिया ना, खत्म कर दिया बिल्कुल आजम खान को। कहीं मुर्गी चोरी की आजम खान ने, भैंस चोरी की आजम खान ने, या तो देश में मुस्लिम सांसदों को भी डर लगता है। सांसद की बात नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। सांसद और बिना सांसद की, सांसद का तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। ये खौफ आपके क्षेत्र में भी है लोगों के मन में? मेरा क्षेत्र कोई अधूरा नहीं है, अछूता नहीं है। मेरा क्षेत्र में नफरत नहीं है, इसलिए डर नहीं लगता लोगों को। मेरे क्षेत्र के अंदर नफरत ही नहीं है, आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरी कोशिश रहती है, मैं नेताओं के नाम लेती हूँ जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आपसे अमित शाह जी के बारे में भी पूछ लिया, मोदी जी के बारे में, सबके बारे में पूछ लिया। तो अब मैं कुछ अलग अलग मुद्दों के ऊपर कह रही हूँ, आपको जो समझ में आएगा आप उसका जवाब एक लाइन में मुझे दीजिएगा। धारा 370 झुंझुना है, बताओ कितने लोगों ने प्लॉट लिया? कश्मीर में कितने लोग जाके बस गए? कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कितना हुआ? आप झुंझुना पकड़ा रहे हो, सिर्फ मूर्ख बनाना है। कितने लोगों को पुनर्वास हुआ कश्मीरी पंडितों का? हिंदू राष्ट्र, मुझे नहीं समझ में आता कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उसका वो क्या है भाई? हिंदू क्या होता है? हिंदू सभ्यता ही तो है। तो यहाँ रहने वाले कौन हो गए? हम उसी सभ्यता में तो रह रहे हैं। हम मुसलमान हैं, वो सनातनी है, बस इतना ही तो फर्क है। सनातन बोर्ड, जैसा वक्फ बोर्ड का हाल हो रहा है वैसे उनका करेंगे हाल। ठीक है, समय की पाबंदी है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपना समय दिया हमें और इतनी तमाम बातें इतनी साफगोई के साथ आपने की। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।